अपन का सपना इस बार है 98 प्लस होना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक बार फिर से सुनो सबसे पहला। अच्छा, माय स्टोरी किसने लिखा और राइटर का नाम और उसके जितने भी काम हैं और जितने भी चैप्टर है उन सभी चीजों को याद कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया मेरे भाई, देखो आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इससे क्या होता है पता है, आपको लगेगा ना कि हाँ रियल में मैं स्टडी कर रहा हूँ, रियल में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अदरवाइज फील ही नहीं होगा यार। क्लियर है? चलिए मेरे भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और आज की क्लास में हम लोग जबरदस्त तरीके से स्टडी करने वाले हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अपन लोग का जो टारगेट है वो 98 पार का है, इसको किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना है। इसके लिए जितना हो पाए उतना ज्यादा मेहनत करने के लिए हम सभी लोग तैयार है। बात समझ में आई सबको? तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से। मजा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, और इतना ही नहीं, दिल में गुल खिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, जिन टॉपिक को लेकर के, जिन चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। बहुत जबरदस्त चैप्टर है मेरे भाई, दादी माँ के प्यार को इस चैप्टर में दिखाया गया है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आपको ये पोएम पढ़ करके मजा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, और हाँ, दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है साथियों? तो चलिए बस शुरुआत करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को लेकर के। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को लेकर के, तो आप तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से पता है अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को जिसने लिखने का काम किया था उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर। क्या नाम था बच्चों? मनोहर मालगोंकर। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो सर, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जब हम बात करें मनोहर मालगोंकर को लेकर के, तो आपको पता है मनोहर मालगोंकर का जो जन्म है वो बेसिकली 1913 को हुआ था, और इनका जो डेथ है वो बेसिकली 2010 को हुआ था। सर नाम से पता चल रहा है, मनोहर हो, सोहन हो, मोहन हो, नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। और आप तमाम बच्चों को पता है कि सर जो अमेरिका से बिलोंग करेगा उसको अमेरिकन बोलेंगे, जो चाइना से बिलोंग करेगा उसको चाइनीज बोलेंगे। इन द सेम वे जो इंडिया से बिलोंग करता है ना, उसको हम लोग इंडियन बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि मनोहर मालगोंकर जो है ना, वो इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो सर, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों ये मनोहर मालगोंकर के फेमस कलेक्शन को लेकर के, फेमस वर्क को लेकर के। देखो फेमस वर्क को लेकर के बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं को लेकर के बात करते हैं, प्रसिद्ध रचनाएं को लेकर के बात करते हैं। आप तमाम बच्चों को मैंने बताया था, सबसे पहला मैंने बोला था बॉम्बे बीवियर, अगर आपको याद होगा तो। क्या बच्चों? बॉम्बे बीवियर। ठीक है भाई, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद दूसरा मैंने बात किया था द अबेंट इन द गंगेज, अबेंट इन द गंगेज। ठीक है सर, अबेंट इन द गंगेस, ये भी समझ में आ गया गुरुजी। ठीक है, तीसरा मैंने बात किया था मेरे भाई द प्रिंसेस। क्या? बोलो बोलो बोलो, आपका जवाब होगा द प्रिंसेस। ठीक है, चौथा इनके फेमस कलेक्शन के बारे में याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम था डिस्टेंट ड्रम। क्या नाम था भाई? डिस्टेंट ड्रम। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। ठीक है, डिस्टेंट ड्रम, इस बात को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। ये जो 4 है ना, ये फेमस कलेक्शन अच्छे तरीके से आपके दिल और दिमाग में फिट होने चाहिए। और आपको अच्छे से पता है कि सर अ पिंच ऑफ स्नफ को भी किसने लिखा? अरे बोलो मेरे राजा, अरे मेरे राजा बोल दो, अ पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर। ये पूरा का पूरा मामला ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आगे और बात किया जाए तो सर इसमें एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कौन सा है पता है? वो कैरेक्टर है नानू काका का। अरे किसका मेरे भाई? नानू काका का। पढ़े होगे नानू काका प्रोफेशन से, मतलब नानू काका जो है ना मेरे भाई, वो कौन थे नरेटर के? तो याद रखिएगा, नरेटर के ये मैटरनल अंकल थे। कौन थे बच्चों? अरे बोलो, आप बोलोगे सर जी ये मैटरनल अंकल थे। ठीक है बउआ, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, नानू काका ने कहा था देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, ईमानदारी जैसी बेसिकली कोई चीज नहीं होती। ये बात बोलने का काम किसने किया? आपका जवाब होगा नानू काका ने किया।
उम्मीद करते हैं कि ये बातें क्लियर है मेरे भाई। तो ये हल्का सा मैं आपको बता दिया हूँ, पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए हैं। इसके बाद फिर सभा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, वो आपके सामने खूबसूरत सा है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी माँ का घर। ठीक है, ये जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर है मेरे भाई, इसके बारे में हम लोग किस माई ग्रैंड मदर्स हाउस को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे जरा सा बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कि सर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पोएट को लेकर के, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कवि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग अबाउट पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट पोएम यानी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अरे गौर से सुनना, इसके बाद लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाएगा। और सर जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आया? मैं आपके सामने और मैं आपसे साफ साफ ये बताना चाहता हूं कि सर माय ग्रैंड मदर्स हाउस का ये बेसिकली वन शॉट क्लास होने वाला है। कौन सा? वन शॉट क्लास। अरे मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही क्लास में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और याद रखना, मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूं सर, मैं इस बात का आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं, आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं। जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि आप सब लोग तैयार हो? बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास में, जब लास्ट क्लास हुई थी मेरे भाई, वहां पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। और उसमें एक बच्चा लिखा है कि सर जी अगर 98 पार हो जाएगा ना तो आप हमको एगो एंड्रॉयड फोन दीजिएगा। अरे भैया, अरे भाई, मामला तो सब कुछ ठीक है, मामला तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन दीजिएगा। एक बात बता दोस्त, ज़रा सोच करके बता, इसी लोभ से हम लोग पढ़ाई करेंगे क्या? हैं? अरे यार, इतना आप अपने अंदर खुद को इस काबिल बना लो ना, खुद को इस काबिल बना लो बच्चों कि कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत ही ना हो, जो मन हो वो कर लो। मैं आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको उस काबिल बनाना चाहता हूँ कि आप खुद पे डिपेंड रहो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस काबिल मैं बनाना चाहता हूँ। 98 पार लाओ यार, तुम बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर एक लड़का लिखा है, सर लीजिए सर, आपको मैं दिल फेंक करके मारता हूँ। बहुत अच्छा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट सेशन में आंसर दिए हैं मेरे भाई, जैसे सुमन कुमार प्रजापति, इसके बाद श्री राम ट्रेडर, इसके बाद पम्मी कुमारी, रोशन यदुवंशी, अंशु कुमार, बहुत सारे बच्चे आंसर दिए हैं यार। तो आपका काम क्या है पता है? आपका काम ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम ये है कि अगर मैं पढ़ाता हूं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर देने की कोशिश करो। मैं अगली क्लास में रिप्लाई दूंगा उन चीज़ों को। बात समझ में आ रहा ना? एक एक चीज़ का मैं रिप्लाई देने वाला हूं बच्चों, इसलिए परेशान मत होना और आपको आंसर देना है। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर हिट करना। बात समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है पता है? आपको लगेगा ना कि हाँ रियल में मैं स्टडी कर रहा हूँ, रियल में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अदरवाइज फील ही नहीं होगा यार। क्लियर है? चलिए मेरे भाई, तो ये पूरा वन शॉट क्लास है। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मेरे भाई, वो दादी माँ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने दादी माँ के लिए एक बात लिखा, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। मैंने क्या लिखा बच्चों? बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाली हाथों में, जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादी के बातों में। मेरे भाई, जो दादी होती है ना, वो अपने पोता से और पोती से क्या कहते हैं उसको यार, निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। उनके जैसा प्यार करने वाला शायद नहीं होगा। माता पिता को एक स्वार्थ होता है बच्चों कि चलो बुढ़ौती में काम देगा, लेकिन दादी या फिर दादा जो होते हैं ना, वो पहले से बूढ़े हो चुके होते हैं। आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता है कि हम बूढ़े होंगे तब मेरा साथ देगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। अब वो कब जाएंगे इस दुनिया से कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता यार। लेकिन फिर भी वो आपसे बेपरवाह मोहब्बत करते हैं और बहुत सारे तजुर्बे भी सिखाते हैं। आप अपने दादी माँ के पास बैठना, दादाजी के पास बैठना, वहाँ पे अगर आप बैठोगे ना यार, तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा उनसे। बात समझ में आया?
चलिए तो हम लोग बात करते हैं मेरे भाई माय ग्रैंडमदर्स हाउस चैप्टर को लेकर के। आइए मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएट, यानी कवि के बारे में बात करने वाले हैं। आपके जहन में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर्कुलेट हो रहा होगा पूरे के पूरे बॉडी में कि गुरुजी एगो बात बताइए, माय ग्रैंडमदर्स हाउस को लिखने का काम किसने किया? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, माय ग्रैंडमदर्स हाउस को जिस इंसान ने लिखा उस इंसान का नाम था कमला दास। क्या नाम था मेरी जान? कमला दास। अरे मेरे भैया इसी कमला दास को कमला सुरैया के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था पुणे के अंदर। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको ये 31 मार्च याद नहीं रखना है बच्चों, आपको 31 मार्च याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है केवल और केवल 1934। इनका जन्म हुआ था 1934 को और इनका डेथ हुआ था 2009 को। तुम बोलोगे सर जी 31 मई याद कर ले, एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं याद करना, इसको नहीं याद करना, आपको याद करना है कि सर इनका जन्म हुआ था 1934 के अंदर और इनका डेथ हुआ था 2009 के अंदर, जिस टाइम मेरा एज 9 साल का था बच्चों। ठीक है, सी बिलोंग्स टू इंडिया। साफ साफ पता चल रहा है कि सर वो जो लेडी है ना कमला दास, वो इंडिया से बिलोंग करती है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे, ही इज ऑल्सो नोन एज अ पोएट। इनको बेसिकली पोएट भी कहा जाता है, यानी ये कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। एसेइस्ट, एसेइस्ट कहने का मतलब हुआ निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। भैया बात समझ में आ गया कमला दास के बारे में? मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि सर कमला दास को कमला सुरैया के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1934 को हुआ था, इनका डेथ 2009 को हुआ था। ये इंडिया से बिलोंग कर रही थी, ये पोएट भी थी, एसेइस्ट भी थी, और इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। और वो बेसिकली ये इंडिया से बिलोंग कर रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, शी हैज अर्नड, उन्होंने अर्न किया, उन्होंने कमाया। अ रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक सम्माननीय जगह कमाया। इन बोथ, दोनों में, किसमें किसमें? इंग्लिश एंड मलयालम। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों, ये जो कमला दास है ना, अरे सुनो सुनो सुनो, ये जो कमला दास है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कमला दास है ना, ये कमला दास बेसिकली 2 लैंग्वेज के अंदर पोइट्री लिखा करती थी। एक लैंग्वेज जिसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंग्लिश, यानी ये इंग्लिश में भी पोइट्री लिखा करती थी। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों ये मलयालम में भी पोइट्री लिखा करती थी। बात समझ में आया? यानी दोनों के अंदर इनका जबरदस्त तरीके से महारत हासिल था, इन्होंने महारत हासिल भी किया था। ओके एवरीवन, चलिए ये बातें क्लियर है? अरे बोल दो मेरी जान, ये बातें क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, in 1984 she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature। ओहो, 1984 के अंदर, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बच्चों, 1984 के अंदर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। किस चीज के लिए? तो नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मेरे भाई? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तुम बोलोगे सर शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या हुआ? शॉर्टलिस्ट का मतलब हुआ एक लिस्ट के अंदर एक एक चीज को लिख देना कि नहीं इसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। बात समझ में आ गया भैया? मतलब ये मतलब बहुत सारे लोगों को नाम लिख दे, लेकिन इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, नाम लिख दिया गया। जैसे देखो एक पेज है, जैसे मैं दिखाता हूँ यार, मैं दिखाता हूँ। सपोज करो ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। इस पेज में मैंने लिख दिया कि नोबेल प्राइज दिया जाएगा फलाना को, फलाना को, फलाना को, फलाना को, फलाना को, फलाना को, चिलाना को, चिलाना को, फलानी को, चिलानी को। इतना नाम लिख दिया गया कि इन सब में से 2-4 लोगों को देना है। नाम इतना का लिखा गया, लेकिन अब इसमें दिया किनको किनको गया वो अलग सी बात है, लेकिन शॉर्टलिस्ट तो किया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि लिस्ट में उनका नाम हो चुका था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं। उसको गाँव घर में बोलते हैं कि लिलवा देना। लिलवा देना कहने का मतलब हुआ कि बता दिया गया कि हाँ ठीक है, लेकिन उसको मिला नहीं। लेकिन उतना ये दिमाग नहीं लगाना है यार, सिर्फ इतना दिमाग में डाल लेना है कि कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था 1984 में लिटरेचर के क्षेत्र में। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए, सब बात आती है इनके ऑटोबायोग्राफी को लेकर के। अब सवाल पैदा होता है कि सर ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एक तो बायोग्राफी उसको बोलते हैं जैसे मेरे बारे में किसी और इंसान ने लिखा, वो बायोग्राफी हुआ। लेकिन मैं अपने बारे में खुद लिखूंगा, वो ऑटोबायोग्राफी हुआ। एक बार फिर से सुनो, मेरे बारे में कोई और इंसान लिखा, वो बायोग्राफी हुआ, वो जीवनी जिसको बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है।
बात क्लियर है? तो इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई स्टोरी। अरे क्या नाम था? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आपका जवाब होगा माई स्टोरी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी से सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाना और कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार रहो चाहे नहीं रहो, आंसर तो देना पड़ेगा। जल्दी बताना बच्चों, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? लेट मत कर मेरी जान, जल्दी से बता। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? देखते हैं कि कितने परसेंट बच्चे सही आंसर देते हैं। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में छापना स्टार्ट कर दो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने ये है माई स्टोरी का वो फ्रंट पेज, वो क्या बोलते हैं, कवर पेज। और ये क्या है भैया? तो नोबेल प्राइज वाला मामला है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएम। अबाउट पोएम कहने का मतलब कविता को लेकर के बात करेंगे, कविता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर इस पोएम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। अब आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद आया? वो क्या था मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो था ना, वो एक मेटाफिजिकल पोएम था। हाँ भैया, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, मेटाफिजिकल पोएम था। ठीक है सर, जब हम लोग बात कर रहे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के, वो अपने आप में एक फ्री वर्स था। हाँ सर, फ्री वर्स था, ठीक है। या फिर इसी को हमने सोशल पोएम का नाम दिया था, या फिर मैंने लिरिक का नाम दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जब मैंने स्टार्ट किया था आपके सामने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उस केस में मैंने आपको बताया कि सर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट अपने आप में लिरिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था एन एपिटाफ चैप्टर को लेकर के। तो एन एपिटाफ का टाइप कैसा था? तो आप बोलोगे सर एन एपिटाफ जो है ना, वो बेसिकली मेलैंकोलिक पोएम था या फिर मेमोयर था, एक याद के बारे में चर्चा किया गया था। मेलैंकोलिक कहने का मतलब जहां पे एक शोक के बारे में चर्चा हो, दुख के बारे में चर्चा हो, ठीक है? एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर को लेकर के, तो ये अपने आप में लिरिक है। ऑप्शन के अंदर या तो लिरिक देखने को मिलेगा या तो नॉस्टैल्जिक देखने को मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये नॉस्टैल्जिक क्या होता है? देखो, अगर आप किसी पुराने याद के बारे में जिक्र किया जाए, अगर वो याद 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 बस याद रह जाती है, याद जो है ना, उसको हम लोग नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में छप गया होगा, ठीक है? आइए मेरे दोस्तों, अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। अरे भैया, फेमस कलेक्शन के बारे में पढ़ना है। देख भाई, जब हम बात कर रहे हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के, तो याद रखिएगा सबसे पहला समर इन कोलकाता को लिखने का काम किसने किया? तो आपका जवाब होगा कमला दास ने किया। दूसरा, यस अल्लाह को किसने लिखा? तो आप बोलोगे सर कमला दास ने लिखा। तीसरा, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स इसको किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कमला दास ने लिखा। इसके बाद ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, केवल साधु ही जानते हैं कि गाया कैसे जाता है, मतलब इसको भी लिखने का काम कमला दास ने किया। एक बार फिर से सुनो, सबसे पहला। अच्छा, माय स्टोरी किसने लिखा? वो भी कमला दास ने लिखा। मैं क्या बोला हूं मेरे भाई? सबसे पहला समर इन कोलकाता को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। यस अल्लाह को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। इसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। माय स्टोरी को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। माय ग्रैंड मदर्स हाउस को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। बात क्लियर है मेरे भाई? कमला दास ले, ठीक है? चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना ज्यादा उचित समझता हूं। देखो भाई, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ना एक दादी माँ के बारे में जिक्र किया गया है। इससे पहले मैं कुछ बात आपको बताता हूं कि सर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है कमला दास। वो अपने दादी माँ के साथ ना एक घर में रह रही होती है। बात समझ में आया? और जब वो घर में रह रही होती है तो अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसकी दादी माँ भी उससे निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। लेकिन लड़की धीरे धीरे जवान हो जाती है और कुछ समय के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। अब वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहना स्टार्ट कर देती है, यानी ससुराल में रहना स्टार्ट कर देती है। बात क्लियर है? बहुत पुराने जमाने में मेरे भाई फोन नहीं था कि एक फोन मिला दिया, हाँ दादी माँ क्या हाल है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। उस टाइम लेटर वगैरह चलते थे, पत्र चलते थे, जा कबूतर जा पहुंचा दो वो मेरा वो जो है वो, याद आया? तो वो तो लेटर वाला मामला था। तो ये हुआ कि बहुत दिन बीत गए, अब उसकी दादी माँ का डेथ हो चुका है, उसकी दादी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है और वो जो घर, जिस घर में दादी माँ रहा करती थी, वो पूरा का पूरा घर एकदम फ्रीज हो चुका है, खामोश हो चुका है, पूरे में खामोशी छाई हुई है। बहुत समय के बाद उनको अपने दादी माँ के बारे में, बहुत दादी माँ को लेकर के याद आता है। अपने हस्बैंड से कहती है कि डार्लिंग मैं ना अपनी दादी माँ से मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब वो दादी माँ से मिलने के लिए जाती है तो उनके दादी माँ का डेथ हो चुका होता है।
बेसिकली वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे खुश कहने का मतलब रियल जो प्यार होता है ना वो आप किसी एक ही से कर सकते हैं। तो जो कवि ये जो है ना कमला दास, वो अपनी दादी माँ से प्यार करती थी, रियल प्यार। वो हस्बैंड के साथ थोड़ा सा खुश नहीं थी। हम कह सकते हैं कि सर इस चैप्टर में ना इस पोएम में ना थोड़ा सा उठपटांग बात किया गया है, ठीक है, वो कभी डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे दोस्त इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन खुद फिर से बता दे काफी शानदार कविता है यार, एक बार सुनोगे मजा आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर है जो अब मेरे से काफी ज्यादा दूर है, वेयर वंस जहां एक बार आई रिसीव्ड लव, जहां एक बार मैंने बहुत ज्यादा प्यार पाया। एक बार फिर से सुनो, जैसे बोलते हैं ना एक राजा है, देयर इज अ किंग, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एग्जैक्ट इसी तरीके से देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे जो अब मेरे से काफी ज्यादा दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव जहां मैंने एक बार बहुत सच्ची मोहब्बत पाई थी, दैट वुमन डाइड, वो महिला मर चुकी है, वो बूढ़ी औरत इस दुनिया से जा चुकी है। यानी एक महिला थी जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला था कमला दास को। देखो मेरे भाई, एक घर की तस्वीर आपके सामने लेकर के आए हैं और एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है कमला दास, या अपनी दादी माँ के साथ बहुत ज्यादा खुश है। तो अपने इस कविता में बयां करती है और कहती है कि एक घर है जो मेरे से काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा दूर है, जहां मैं चाह करके भी नहीं जा सकती हूँ, जहां मैं चाह करके भी नहीं जा सकती हूँ। वो एक ऐसा जगह था जहां पे मैंने अपनी दादी माँ से सच्ची मोहब्बत पाई थी, और अब वो दादी माँ का डेथ हो चुका है, डेट वुमन डाइड, वो दादी माँ इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। उम्मीद करते हैं कि पहला स्लाइड आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, जो घर है, द हाउस वो जो घर है वो एकदम खामोशी से भरा हुआ है, एकदम खामोश हो चुका है, क्योंकि जिस घर में मेरी दादी माँ रहा करती थी और हम रहा करते थे ना, वो घर पूरा खुशहाल से भरा हुआ था। हम लोग खूब प्यार मोहब्बत करते थे, डांस वगैरह करते थे, दादी माँ की लोरियां सुनते थे। लेकिन बच्चों अब वो दादी माँ यहाँ पे नहीं है, अब वो दादी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और पूरा का पूरा घर एकदम साइलेंस हो चुका है। स्नैक्स यानी सांप, मूव्ड मतलब घूमते थे, अमंग बुक्स किताबों के बीच में, आई वॉज देन टू यंग टू रीड। हा 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 हा, बड़ा अच्छा बात बोला है कि सांप घूमते थे किताबों के बीच में। क्वेश्चन पूछेगा कि किताबों के बीच में क्या घूमते थे, तो सांप घूमते थे। या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सांप किसके बीच में घूमते थे, तो किताबों के बीच में घूमते थे। क्या बोला गया है पता है, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, मैं इतनी जवान थी, इतनी जवान मतलब इतनी बच्ची थी कि उस किताब को पढ़ने में असमर्थ थी। ऐसा लगता था ना कि जब हम किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि सांप लौट रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये उस समय की बात है। आगे है एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो ब्लड है वो एकदम ठंडा हो जाता है। किसके जैसे, तो आप बोलोगे सर एकदम ठंडा हो जाता है चांद के जैसे। किसके जैसे ठंडा हो जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि सर जो ब्लड है वो किसके जैसे ठंडा हो जाता है, तो चांद के जैसे ठंडा हो जाता है। किस चीज को देख करके, उस किताब को देख करके, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। मेरी दादी माँ के पास बहुत ज्यादा किताबें रखी हुआ करती थी और उस किताबें रखा हुआ करता था, और जब मैं किताब को देखती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि सर सांप लौट रहा है। और उन चीजों को देख करके मेरे भाई मेरा जो पूरा का पूरा ब्लड है ना वो एकदम ठंडा पड़ जाता था, शांत पड़ जाता था। बात क्लियर है बच्चों, बोलो बात समझ में आया। तो याद रखना उन्होंने कंपैरिजन किया है किससे, तो आपका जवाब होगा कि सर मून से कंपैरिजन किया है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं, हाउ ऑफन कितनी बार, आई थिंक मैं सोचती हूं, ऑफ गोइंग देयर वहां जाने को। अब तो क्योंकि ये जो कमला दास है वो बेसिकली अपने ससुराल में है। वो कहते हैं हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कितनी बार मैं सोचती हूँ वहां जाने को। कहाँ जाने को, अपनी दादी माँ के घर जाने को। और टू पियर, और मैं झांकना चाहती हूँ, थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, खिड़की की उस अंधी आंखों से झांकना चाहती हूँ। ये ब्लाइंड आइज और ओपन आइज क्या होता है बच्चों? ब्लाइंड आइज कहने का मतलब ये हुआ कि लंबे समय से वो खिड़की अभी तक खुली नहीं है। मैं चाहती हूं, मेरा मन करता है कि उस खिड़की को एक बार खोलूं और अंदर का नजारा देखूं। और ये मैंने कितनी बार सोचा है।
आगे वो कहते हैं और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जैसे ही इस पूरे के पूरे, मुझे पता है कि जैसे इस पूरे के पूरे खिड़की को मैं खोलूंगी और अंदर झांकूंगी ना, तो उसमें बहुत सारी हवा एकदम जमी हुई मिलेंगी, और यही देखने को मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। और इस ठंडी ठंडी हवा की आवाज सुनाई देगी। क्योंकि यार आप ही सोच करके देखो, घर बहुत लंबे समय से खुला नहीं है, घर जो है वो बहुत लंबे समय से खुला नहीं है, हमेशा बंद ही रहता है। तो आप बहुत दिन के बाद अपने घर पे जाते हो तो क्या मालूम पड़ता है, यार वहां से एकदम जमी हुई हवा बाहर आ रही है। ऐसा फील करते हो ना? अरे ऐसा फील करते हो ना? बस आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और व्याप्त और या व्याप्त निराशा के साथ। अब क्या कहते हैं, सो सुनना। पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, पिक का मतलब उठाना, पिक का मतलब लाना, सिर्फ यहाँ पे उठाना सेंस लिखना। पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, मेरा मन करता है कि मैं एक मुट्ठी डार्कनेस उठा लूं, एक मुट्ठी अंधेरा को उठा लाऊं, टू ब्रिंग, उठा करके ले आऊं, हेयर टू लाई, और यहां पे रख दूं। कहां पे रख दूं वो सुनना। कहते हैं पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा, कि मैं एक मुट्ठी अंधेरा उठा करके लाना चाहती हूं और उसको यहां पे लाई कर देना चाहती हूं, यहां पे रख देना चाहती हूं। कहां पे? बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रीडिंग डॉग। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, जो मेरा बेडरूम है ना, जो मेरा बेडरूम है उसके दरवाजे के पीछे उस अंधेरा को ला करके रख देना चाहती हूँ, लाइक अ ब्रीडिंग डॉग। अब बात आती है कि सर इस ब्रीडिंग डॉग का मतलब क्या होता है। ब्रीडिंग डॉग का मतलब होता है बच्चों, जो डॉग होता है ना वो आपके आसपास रहते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ब्रीडिंग डॉग मतलब एक ऐसा कुत्ता जो काफी चिंतन में है, हर एक चीज को फील कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वो कहते हैं कि मैं चाहती हूं ना कि एक मुट्ठी डार्कनेस को उठा करके लेकर के आऊं। इमेजिनेशन देखो, मैं एक मुट्ठी डार्कनेस को उठा करके लाऊं और अपने घर के दरवाजे के उस साइड रख दूं, ताकि मुझे वही एहसास फिर से मालूम चले। उस दरवाजे से मैं गुजरूंगी तो मुझे पता चलेगा यार मेरी दादी माँ का घर है यहाँ पे मेरी दादी माँ निवास करती है। उसको फील करना चाहती है वो, इसलिए वो डार्कनेस को उठा करके लाना चाहती है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आगे सुनिए। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अब देखो अपने हस्बैंड से कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, प्रिय तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? क्या तुम विश्वास कर सकते हो? किस तरीके से बोलते हैं एक बार फिर से सुनो। अपने हस्बैंड से कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? That I lived in such a house, क्योंकि मैं इस प्रकार के घर में रहा करती थी। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं इस प्रकार के घर में रहा करती थी? एंड वॉज प्राउड, और उस घर में रह करके मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता था। एंड लव्ड, और वो एक ऐसा घर था जहां मैंने बहुत ज़्यादा प्यार पाया, एक सच्ची मोहब्बत पाया। मैं हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं वो इंसान हूं जो अपनी पहचान खो चुकी हूं। यहाँ पे वे का मतलब रास्ता नहीं बच्चों, वे का मतलब पहचान। कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो पहचान खो चुकी हूं। एंड बेग, और भीख मांगती हूं अभी, नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, किसी अजनबी के दरवाजे पे जाकर के, अजनबी के दरवाजे पे जाकर के भीख मांगती हूं। और वो भीख होता है प्यार का भीख होता है, किसी पैसे का भीख नहीं होता है। लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए? कहते हैं टू रिसीव लव, मैं भीख मांगती हूं ताकि मुझे कुछ प्यार मिल सके, एट लीस्ट इन सम स्मॉल चेंज। अरे भैया पूरा का पूरा दादी माँ का वही प्यार ना मिले, लेकिन कुछ बदला ही सही, लेकिन प्यार तो मिले। इस बात को फिर से समझना बच्चों, इस बात को फिर से समझना। वो कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, ओ मेरे प्रिय तुम विश्वास नहीं कर सकते, मेरे पतिदेव आप विश्वास नहीं कर सकते हो। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि मैं इस प्रकार के घर में रहा करती थी? लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, वो एक ऐसा घर था जिस घर को लेकर के मुझे प्राउड फील होता था, मुझे गर्व महसूस होता था। एंड लव्ड, और वो एक ऐसा घर था ना जहां मैंने बहुत सारा प्यार पाया अपनी दादी माँ से। लेकिन वो दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं वो इंसान हूं ना, मैं वो इंसान हूं जो अपनी पहचान खो चुकी हूँ, अपना वे खो चुकी हूँ। एंड किसी अजनबी के दरवाजे पे जाकर के खटखटाती हूँ, किसी अजनबी के दरवाजे पे जाकर के खटखटाती हूँ कि काश उधर से मेरी दादी माँ की जैसी कोई निकल करके आए और मुझे उसी तरीके से प्यार करे। उस तरीके से ना सही, कुछ बदला ही सही, स्मॉल चेंज, कुछ बदला ही सही, लेकिन प्यार करने वाली तो कोई मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह का कोई नहीं मिलता है। कोई तो मिले, अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मेरे भाई।
उम्मीद नहीं, मुझे पूरा का पूरा यकीन है, विश्वास है कि एक एक बात आपके दिल और दिमाग दोनों में छप गया होगा। जल्दी से मुझे अभी के अभी बताना स्टार्ट करना बच्चों कि जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो प्लीज। बता दे मेरे राजा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो हो मर्दे, अरे बोला महाराज, समझ में आया? आइए बच्चों, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था जो फिनिश हो चुका है। अब इसको मैं हल्का सा रिवाइज कराता हूं ताकि आपके जहन में और अच्छे तरीके से घुसता हुआ आ जाए। देखिए कहते हैं, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देयर इज अ हाउस, ये वाला लाइन कहां से लिया गया है? तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। एक घर है जो मेरे से काफी ज्यादा दूर है, जहां मैंने बहुत सच्ची मोहब्बत पाई थी। डेट वुमेन डाइड, जिस महिला से मैंने मोहब्बत पाई थी वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, उस महिला का डेथ हो चुका है, वो जा चुकी है। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, जो घर है ना वो एकदम खामोशी से छा चुका है, उस घर में कोई है ही नहीं। जब मैं बहुत बच्ची थी, जिस समय मैं किताब को पढ़ने में असमर्थ थी और किताब को जाकर के छूती थी, तो ऐसा मालूम पड़ता था कि उस किताबों के बीच में स्नैक्स मूव कर रहे हैं, सांप घूम रहे हैं, और उस किताब को देख करके मेरा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा ठंडा बरसाता है। मैंने कितनी बार सोचा है उस घर में जाने को, कई बार मैंने सोचा कि मैं उस घर में जाऊं और उस खिड़की से मैं झांकूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं उस खिड़की से झांकूंगी तो मुझे, मतलब वो लड़की कहती है कि जब मैं झांकूंगी तो मुझे केवल और केवल फ्रोजन एयर, मतलब जमा हुआ हवा ही सुनाई देगा। मेरा मन करता है कि एक मुट्ठी डार्कनेस को उठा करके लाऊं और अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर में लगा दूं, ताकि जब भी मैं उधर से गुजरूं ना तो मुझे अपनी दादी माँ का याद आता रहे, ऐसा फील हो कि मेरी दादी माँ मेरे आस पास ही कहीं है। तुम विश्वास नहीं कर सकते हो डार्लिंग, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं इसी प्रकार के घर में रहा करती थी? वो एक ऐसा घर था जिससे मुझे काफी ज्यादा लगाव था, जिसपे मुझे गर्व था, और उस घर में रह करके मैंने अपनी दादी माँ से सच्ची मोहब्बत पाई है। मैं वो इंसान हूं जो अपनी पहचान खो चुकी हूं। ये क्वेश्चन पूछेगा, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। मैं वो इंसान हूं जो अपनी पहचान खो चुकी हूं और मैं भीख मांगती हूं किसी अजनबी के दरवाजे पे, किसी स्ट्रेंजर्स डोर पे जाकर के भीख मांगती हूं टू रिसीव लव। वो भीख जो होता है वो किसी प्यार का भीख होता है कि काश मेरी दादी माँ की जैसे ही कोई निकल करके सामने आए और मुझे कुछ बदला बदला ही सही लेकिन प्यार तो करे। ये होता है दादी माँ की सच्ची मोहब्बत, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हिंदी एक्सप्लेनेशन को हमने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के एकदम तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, आइए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कमला दास वॉज बॉर्न इन, कमला दास बेसिकली कब पैदा हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1933, 1934, 1935 या फिर 1936। तो आपका जवाब होगा कि सर कमला दास पैदा हुई थी 1934 के अंदर, यानी बी फॉर बिहार बोर्ड वाला आपके सेंटेंस का सही जवाब है। बी फॉर बिहार बोर्ड वाला आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कमला दास पोएट शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड ब्लैंक। कमला दास जो है एक पोएट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, जिन्होंने अर्न किया है, जिन्होंने कमाया है, एक बहुत अच्छा जगह कमाया है, दो चीजों में महारत हासिल की है, एक तो इंग्लिश में और इसके साथ साथ किस में? ऑप्शन आपके सामने हिंदी, मलयालम, उर्दू या फिर संस्कृत। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला करके बोला कि उन्होंने दो लैंग्वेज में पोएट्री को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। सबसे पहला हिंदी इंग्लिश और दूसरा मलयालम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस के जो स्पीकर है इज प्राउड ऑफ ब्लैंक, उनको किस चीज पे गर्व है, किन चीजों पे गर्व करती है? ऑप्शन आपके सामने, हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर पे, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने दादी माँ के घर पे, हर अंकल्स हाउस, अपने चाचा जी के घर पे, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो आप बोलोगे हर ग्रैंड मदर्स हाउस, बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना, वो जो वुमेन थी मेरे प्यारे बच्चों, वो जो वुमेन थी ना, उनका डेथ हो चुका था, वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। काफी इमोशनल कविता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला, व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के स्पीकर कब
लिव विद हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। कब रहा करती थी? ऑप्शन आपके सामने, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान, ड्यूरिंग हर एडोलसेंस, अपने किशोरावस्था के दौरान, ड्यूरिंग हर यूथ, जवानी के दौरान, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? आप चिल्ला करके बोलोगे गुरुजी, ओ गुरुजी, सुनिए सुनिए सुनिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान। ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, हाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको दिमाग में डाल लेना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस को कब प्रकाशित किया गया था? तो याद रखना मेरे भाई, माई ग्रैंड मदर्स हाउस को बेसिकली 1965 के अंदर प्रकाशित किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पॉइंट को दिमाग में डाल लीजिएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ब्लैंक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? ऑप्शन आपके सामने सोनेट है, ओड है, बाल्ड है, या फिर लिरिक है। तो आपका जवाब होगा लिरिक है। डी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो स्पीकर है, वक्ता है, लिव्ड रहा करते थे, विद हर ब्लैंक, किसके साथ रहा करते थे? ऑप्शन आपके सामने है, ग्रैंड माँ के साथ, आंट के साथ, मदर के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप तमाम बच्चे का आंसर क्या होगा कि सर वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्रकाशित किया गया था किसमें? ऑप्शन आपके सामने है, डिसेंडेंट्स, या फिर समर इन कलकत्ता, या फिर द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, वैसे मुझे पता है कि इसका जवाब क्या होगा, लेकिन इसको सर्च करो अच्छे से, क्या इसका आंसर समर इन कोलकाता होगा? थोड़ा सा हिंट कर दिया हूं बच्चों, आप लोग आंसर देना स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, Who was composed the poem My Grandmother's House? My Grandmother's House जो कविता है, इसको कंपोज किसने किया, इसको रचने का काम किसने किया बच्चों? ऑप्शन आपके सामने, कमला दास ने किया, A.K. रामानुजन ने किया, सरोजनी नायडू ने किया, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी भी नहीं। तो आप बोलोगे सर माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखने का काम कमला दास की थी, यानी ए फॉर एप्पल आपकी और हमारे सेंटेंस का 110% करेक्ट आंसर है, इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के अंदर स्पीकर कौन है? ऑप्शन आपके सामने, तोरू दत्त, कमला दास, एस.के. कुमार, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप बोलोगे कि सर माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखने का काम कमला दास की थी। मेरे भाई मैं कमला दास के बारे में कुछ बात बता देता हूं, और आप भी अभी के अभी लिखना स्टार्ट करो। कमला दास के बारे में जितनी चीजें आप जानते हो, जितना आपको याद है, सबको एक बार कमेंट सेक्शन में छापना स्टार्ट कर दो। मैं आपके साथ लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला, कमला दास का जो जन्म है वो 1934 को हुआ था, और इनका डेथ मेरे प्यारे बच्चों 2009 को हुआ था। कमला दास जो है ना वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग कर रही थी, इसलिए ये इंडियन थी। मामला समझ में आया? कमला दास जो है मेरे प्यारे साथियों, वो इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखा करती थी। इसमें भी किसी बालक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये जो कमला दास थी मेरे प्यारे साथियों, ये पोएट भी थी, ठीक है। इसके साथ मैंने बोला कि सर ये एसेइस्ट भी थी, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, इसमें भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, चलिए ये भी मामला क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी कमला दास के बारे में। तो मैंने आपके सामने शेयर किया था, क्या शेयर किया था मेरे भाई? अरे बोलो क्या शेयर किया था? कि सर इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ये शॉर्ट लिस्टेड थी। किन चीज़ों के लिए? तो आपका जवाब होगा नोबेल प्राइज के लिए। किस प्राइज के लिए? नोबेल प्राइज के लिए। सवाल पैदा होता है कि सर शॉर्ट लिस्टेड कब किया गया था? तो 1984 के अंदर किया गया था। क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि किस क्षेत्र में? तो आपका जवाब होगा लिटरेचर के क्षेत्र में। लिख रहे हो ना तुम लोग? कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हो ना? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों फेमस कलेक्शन को लेकर के, तो मैंने आपको क्या बोला भाई? अरे बोलो बोलो। जब हम बात करते हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के, तो मैंने सबसे पहला क्या बोला? मैंने बोला मेरे भाई समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर दूसरा आपने बताया यस अल्लाह, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा मैंने क्या बताया था मेरी जान? अरे बोलो। तीसरा मैंने बताया था द ओल्ड प्ले हाउस, द ओल्ड प्ले हाउस, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, ठीक है, अदर पोएम्स, इसके बारे में भी डिस्कस किए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा मैंने क्या बताया मेरी जान? तो चौथा मैंने बताया था ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ओनली सेंट नोज, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। इसको लिखने का काम भी कमला दास की थी।
बात समझ में आया? इस सारा का सारा मामला कमला दास का है। अच्छा, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था मेरे भाई? कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? जल्दी से बोलो, जल्दी से आप लोग आंसर देना स्टार्ट करो यार। आप लोग इसका आंसर बताओगे, आप लोग आंसर बताओगे सर कि कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, कमला दास हैज रिटन द पोएम, निम्नलिखित में से कौन सी वो पोएम है जिसको कमला दास ने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है स्नैक चैप्टर, नहीं भैया, स्नैक चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम डीएच लॉरेंस ने किया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सर फायर हिम को किसने लिखा? तो आप बोलोगे सर फायर हिम को लिखने का काम KKN दारूवाला किए हैं, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद द सोल्जर को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर द सोल्जर को लिखने का काम रूपर्ट ब्रूक किए थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ठीक है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, सबसे पहली बात मेरे भाई, पोएट का नाम और इसके पोएम का नाम, ये चीज आपके दिमाग में तो होना चाहिए। बात समझ में आया? और राइटर का नाम और उसके जितने भी काम हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चीजों को याद कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं फिक्स ही होते हैं सर, इस बात को दिमाग में डाल लो। नेक्स्ट, कमला दास इज एन ब्लैंक पोएटिस, कमला दास बेसिकली कहाँ की कवित्री है? तो सर नाम से पता चल रहा है कमला इंडिया से है, यानी बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ब्लैंक हु इज डेड नाउ, कमला दास की अपनी किसके बारे में बात करती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका डेथ हो चुका है? ऑप्शन है फादर, मदर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। आपका जवाब होगा ग्रैंड मदर, डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है बच्चों? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमला दास रिमेंबर्स, कमला दास याद करती है द हैप्पी डेज, उस खुशहाल दिनों को, स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ब्लैंक, कमला दास उस खुशहाल जिंदगी को, उस खुशहाल दिनों को याद करती है जिन्होंने बिताया था किसके साथ? अपने ग्रैंड मदर के साथ, अपने ग्रैंड फादर के साथ, या फादर के साथ, या मदर के साथ? तो आप बोलोगे ग्रैंड मदर के साथ, यानी ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सी नोटिस्ड अ ब्लैंक बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम्स। अच्छी एक बात बताओ, सी नोटिस अ ब्लैंक, उन्होंने नोटिस किया था। ऑप्शन आपके सामने ऑक्स, काउ, डॉग या फिर कैट? तो आपका जवाब होगा डॉग। अरे भैया, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ब्रूडिंग डॉग के बारे में ही तो चर्चा है, ब्रीडिंग डॉग के बारे में ही तो चर्चा है सर, यानी सी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब होगा, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर डॉग, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, जो घर है वो एकदम खामोश हो चुका है ड्यू टू द डेथ ऑफ ब्लैंक, किनके डेथ के वजह से, किनके मौत के वजह से? ऑप्शन आपके सामने है वुमेन, दूसरा ऑप्शन है मैन, तीसरा ऑप्शन है गर्ल, चौथा ऑप्शन है बॉय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर द डेथ ऑफ द वुमेन, द डेथ ऑफ द वुमन, यानी ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ब्लैंक पोएम बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेसिकली किस प्रकार की कविता है जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने बायोग्राफिकल, दूसरा है ऑटोबायोग्राफिकल, तीसरा है बिब्लियोग्राफिकल और चौथा है नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर अरे सुनो सुनो सुनो, बोलोगे क्या? अभी क्या भी रट लेना, ये जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर है ना, ये अपने आप में एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी बी फॉर बिहारी बाबू, बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा मेरे भाई। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, जल्दी से बताना स्टार्ट को, जब तक मैं थोड़ा सा कॉफी का कप ले लेता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा एक मिनट बताना स्टार्ट करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमला दास वॉज बोर्न ऑन, कमला दास बेसिकली कब पैदा हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है अप्रैल 31, 1934, दूसरा है अप्रैल 31, 1933, अप्रैल 31, 1932 या अप्रैल 31, 1984। तो आपको इतना तो पता है कि 1934 में हुआ था और सारा मामला अप्रैल का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट द ब्लैंक डोर। सर माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है, इसमें जो कवित्री है वो किस डोर पे जाकर के प्यार का भीख मांगती है? ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स डोर, दोस्तों के दरवाजे पे, परिवार के दरवाजे पे, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी के दरवाजों पे, या फिर इनमें एनिमी दुश्मन के दरवाजे पे। क्या होगा इसका आंसर? बताना स्टार्ट करो, लेट मत करें मेरे भाई, लेट मत करो, आंसर दे जल्दी बोलो। आप बोलोगे स्ट्रेंजर्स डोर, सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट,
There is a house now far away where once I received love। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है मेरे भाई, हाउस देखने को मिलेगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस लगा देना, सी फॉर चाइना आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर। रुक जा भैया, रुक जा रुक जा रुक जा, एक बात बताओ, स्नैक चैप्टर को किसने लिखा रे? तो आप बोलोगे सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डी.एस. लॉरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सर माय ग्रैंड मदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। क्या नाम था बच्चों? अरे बोलो, आपका जवाब होगा वॉल्ट विटमैन। सर वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 को हुआ था। इनका डेथ कब हुआ था? 1892 को हुआ था। ये कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो गुरुजी ये जो है ना वो बेसिकली अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, सर इनको बेसिकली किस पोएट के रूप में जानते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर इनको हम लोग पीपल्स पोएट के रूप में जानते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। सर लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा? अरे बोलो, लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा वॉल्ट विटमैन ने लिखा। कब प्रकाशित किया गया था? 1855 में किया गया था। इतना ही नहीं सर, ड्रम टैप्स को किसने लिखा? अरे भैया ड्रम टैप्स को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर वॉल्ट विटमैन ने लिखा। कब पब्लिश किया गया था? तो 1966 में किया गया था। ये सभी बातें यार पता होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन इस लेवल का होना चाहिए, तगड़े लेवल का एक्सप्लेनेशन, ठीक ना? अरे बोलो नेक्स्ट। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग इज रिटन बाई। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, ये लाइन कहां से लिया गया है? आई मीन किसके द्वारा लिखा गया है? आप बोलोगे कमला दास के द्वारा। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, नेक्स्ट। अरे भैया नेक्स्ट नहीं, मतलब नेक्स्ट तो है ही। तो यहां पे जो मामला है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। यानी अभी तक हम लोगों ने किन के बारे में किस किस, अच्छे एक बात बताते हैं, कितने सारे बच्चे के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करो, ताकि मुझे पता चले। क्योंकि यार याद रखना अब की बार, अभी क्या अभी वादा करो, अब की बार 98 पार का वादा करो, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में वादा कर मेरी जान, जल्दी से वादा करो। और एक बात याद रखना, वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना साजन, दूर नहीं जाना। तो आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सर अगर तुम वादा किए हो कि अब की बार 98 पार होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ करना पड़े, कितना मेहनत करना पड़े, तो भाई तुम मेहनत करो यार, तुम मेहनत करो, बेस जबरदस्त मेहनत करो। क्योंकि आपने अपने माँ बाप से बोला है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। उस सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। उस सपने को कौन पूरा करेगा? हम सब लोग पूरा करेंगे ना। अब अभी तुम देखते होगे मेरे भाई, आपकी माँ जब गांव में टहलने के लिए निकलती होगी ना, तो बहुत सारे लोग पूछते होंगे आपका बेटा कहाँ रहता है? तो माँ जवाब देती होगी पटना रहता है, दरभंगा रहता है, मुजफ्फरपुर रहता है, वैशाली रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, जवाब देती होगी। क्या करता है? नहीं, पढ़ाई करता है मेरा बेटा बहुत अच्छे तरीके से। और मतलब भगवान ना करे कि आपका रिजल्ट खराब हो, लेकिन अगर रिजल्ट खराब हो गया, सपोज रिजल्ट अगर खराब हो गया, तो पता है लोग क्या बोलेंगे? चिढ़ाएंगे कि अरे आपका जो बेटा था ना वो तो पटना में रह रहा था, क्या हुआ, कौन सा डिवीजन आया? जबकि उसको पता है कि मेरे बेटे का वो रिजल्ट है ना वो खराब आया है, सेकंड डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन में थोड़ा सा मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा करके पूछेगा आपके माँ बाप को चिढ़ाने के लिए, कितना मार्क्स आया है आपके बेटे का? और नहीं पता है हमको। अच्छा फर्स्ट ही हुआ है, अरे यार फर्स्ट में कितना मार्क्स है? 310? नहीं, बहुत कम मार्क्स है। जबकि हम तो सुनते थे कि आपका बेटा पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत करता होगा, 400 मार्क्स लेकर के आएगा, 450 मार्क्स लेकर के आएगा। और ये कंडीशन है पटना में रह करके। गांव में रह करके देखिए ना, गांव में रह करके कहीं नहीं पढ़ रहा था तो फलनमा का रिजल्ट इतना अच्छा आया है। इस तरीके से चिढ़ाएंगे यार आपके मम्मी पापा को, तो उस समय आपके माता पिता को कितना ज्यादा शर्मिंदगी फील होगा कि जिस बेटा को मैंने पैदा किया वो तो अभी अभी ही मेरा बेइज्जती करना स्टार्ट करवा दिया है। उसको पूरा कैसे करोगे? कैसे पूरा करोगे? मेहनत के बलबूते। जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। अगर आपका रिजल्ट जितना अच्छा आएगा माँ बाप उतने ज्यादा खुश होंगे। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर से जा रहा है बात? तो मेहनत कर मेरी जान, मेहनत कर और जबरदस्त मेहनत कर।
और एक बार अपने माँ के लिए या फिर दादी माँ के लिए लव यू दादी माँ, लव यू दादी माँ कमेंट सेक्शन में छाप दे, ताकि मुझे पता चले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? ताकि एक बार भी तो आपने अपनी दादी माँ को कहीं भी तो बोल पाओ। मुझे पता है कि तुम बेपरवाह मोहब्बत करते हो, बहुत खतरनाक मेहनत मोहब्बत करते हो, लेकिन अपनी दादी माँ से कभी बोलते हो क्या? अपनी माँ से कभी बोलते हो माँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ? नहीं बोलते हो। आज वो समय है, यहाँ भी करो और सामने भी करना। बात समझ में आया? ठीक है मेरे भाई, इतनी मामला क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़े। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए यस सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए प्लीज। अभी तक हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हैं मेरे भाई। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप तमाम बच्चों को पता है मेरे भाई कि 10 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करोगे मेरे प्यारे साथियों तो 90 मार्क्स पे आकर के लटक जाओगे। लेकिन अपन का सपना इस बार है 98 प्लस होना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। इस कविता के दूसरे लाइन में आई शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, या फिर आई कौन है? तो मैंने आंसर लिखा आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ दिस पोएम, यानी इस पोएम के सेकेंड लाइन में आई जो है ना वो कमला दास खुद है। कौन है मेरे प्यारे साथियों? आपका जवाब होगा कमला दास खुद है। मैंने हिंदी में लिखा इस पंक्ति के इसकी दूसरी पंक्ति में आई स्वयं कमला दास है। आई शब्द का इस्तेमाल कमला दास खुद के लिए करती है, पोएट खुद के लिए करते हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव। वक्ता को एक बार प्यार कहां से मिला? तो आपको पता है मेरे प्यारे साथियों माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है जिसको लिखने का काम कमला दास की थी, उसको प्यार मिला था उनके दादी माँ से। याद आया? तो मैंने आंसर लिखा द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव। वक्ता को एक बार प्यार मिला इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, उनके दादी माँ के घर में, वेयर सी लिव्ड इन चाइल्डहुड, जहां पे वे बचपन के दौरान रहा करती थी। क्लियर है? हिंदी में मैंने लिखा वक्ता को बचपन में एक बार अपनी दादी माँ के घर में प्यार मिला था, जहां वो बचपन बिताया करती थी या फिर जहां वो बचपन में रहा करती थी। ओके एवरीवन, आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है सब्जेक्टिव में व्हाई डिड द हाउस गो टू इनटू साइलेंस। घर में सन्नाटा क्यों छा गया? इसके पीछे का रीजन क्या था? तो एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने आपको यह बताया कि सर घर में सन्नाटा इसी वजह से छा गया क्योंकि जिस घर के अंदर दादी माँ रह रही थी वो दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब जब दादी माँ है ही नहीं मेरे भाई तो पूरे के पूरे घर एकदम खामोश हो चुका है, एकदम साइलेंस हो चुका है, फ्रीज हो गया है। तो मैंने आंसर आपके सामने लिखा द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, जो घर है उसमें पूरा सन्नाटा छा गया, बिकॉज क्योंकि द पोएटेस ग्रैंड मदर्स डाइड, क्योंकि कवित्री की जो दादी माँ थी उनका डेथ हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। एंड नो वन लिव्ड, कोई भी नहीं रहते थे देयर वहां पे आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, उनके दादी माँ के डेथ के बाद उस घर के अंदर कोई भी नहीं रहा करते थे मेरे भाई। जब घर के अंदर कोई रहेगा ही नहीं तो पूरा का पूरा घर खामोश ही तो होगा, अरे पूरा का पूरा घर साइलेंस ही तो होगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट व्हाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड बुक्स। वक्ता किताबें पढ़ने में असमर्थ क्यों थी? वक्ता किताबें पढ़ने में असमर्थ क्यों थी? तो मैंने आंसर लिखा द स्पीकर वाज अनेबल टू रीड बुक्स। वक्ता जो थी ना वो किताबें पढ़ने में असमर्थ थी, बिकॉज क्योंकि दैट टाइम शी वाज टू यंग, क्योंकि उस समय पे वो बहुत ज्यादा छोटी थी। भैया याद आया आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि सर वो जो है ना वो उनको किताबों के बीच में सांप घूमते हुए नजर आते थे। सांप घूमने का मतलब रियल में सांप नहीं घूमते थे भैया, वो इतनी छोटी थी ना कि उस किताब को पढ़ने में असमर्थ थी। उस किताब को देखते ही उनका पूरा का पूरा ब्लड एकदम ठंडा पड़ जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाई डज द स्पीकर से दैट द हाउस वेयर शी रिसीव्ड लव इज फार अवे। वक्ता ने यह क्यों कहा कि जिस घर में उसे प्यार मिला वो घर काफी ज्यादा दूर है? ऐसी बातें उन्होंने क्यों की? मैंने आंसर आपके सामने लिखा द स्पीकर सेज दैट, कवित्री या फिर वक्ता कहते हैं कि द हाउस वेयर शी रिसीव्ड लव, वो घर जहां उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, इज फार अवे, वो काफी ज्यादा दूर है, बिकॉज क्योंकि हर रिलेशन विद द हाउस इज ब्रोकन, क्योंकि उसकी जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है उस घर से एकदम टूट गया है आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, उनके दादी माँ के मौत के बाद, उनके दादी माँ के जाने के बाद। अरे भैया एक बात बताओ,
तुम्हारे जान पहचान का कोई कहीं पे रहेगा तब तो तुम मिलने के लिए जाओगे, तब तो उससे कुछ जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा। लेकिन आपके जान पहचान के जो इंसान है वो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, तो आप उस घर में क्यों जाओगे? तो रिलेशन टूट गया ना उस घर से नाता टूट गया ना। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस? स्पीकर बार बार उस घर में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? आंसर मैंने लिखा, सी ऑफन विश टू गो टू हाउस, और वो बार बार उस घर में जाना चाहती है बिकॉज क्योंकि द मेमोरीज ऑफ दैट हाउस, उस घर की जो यादें हैं वर एसोसिएटेड विद हर, उस घर की यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी। एंड और सी ऑलवेज मिस दैट हाउस, और वो जो कमला दास है ना वो हमेशा उस घर को याद करती है, और जैसे उस घर की याद आती है ना तो इसका मन करता है कि एक बार मैं उस घर में जाऊं, एक बार उस घर को मैं जा करके देखूं कि अब उसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि दादी माँ तो इस दुनिया में अब बची नहीं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आइए नेक्स्ट, अगला है, इफ द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, यदि वक्ता अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है, यदि नहीं तो क्यों? इफ नॉट वाई? सबसे पहले यह बताना है कि क्या जो वक्ता है, ये जो स्पीकर है कमला दास, वो अभी की जिंदगी से सेटिस्फाइड है? बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में, तो मैंने आंसर लिखा नो, नहीं, द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ। नहीं, वक्ता वर्तमान जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि बिकॉज She expects the love from strangers, वो आशा करती है, वो उम्मीद करती है कि उसको अजनबी से प्यार मिले। Her grandmother gave, but no gives it to her even in a small quantity. मैंने हिंदी आपके सामने लिखा, नहीं, वक्ता अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह अजनबियों से उस प्यार की उम्मीद करती है जो उसकी दादी माँ ने दिया था, लेकिन कोई भी उसे थोड़ी मात्रा में भी नहीं देता है। बात समझ में आया मेरे भाई? इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज, जल्दी से बताना स्टार्ट करो, सारे के सारे बच्चे बताना स्टार्ट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे जरा सा फोकस कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पोएटेस कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस? कवित्री कमला दास को अपनी दादी मां के घर में रहने पर गर्व क्यों महसूस होता था? आंसर है, द पोएटेस कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन ग्रैंडमदर्स हाउस। जो कवित्री है कमला दास, उसको अपने दादी माँ के घर में रहने पे काफी ज्यादा गर्व फील होता था, काफी ज्यादा प्राउड फील होता था, बिकॉज क्योंकि शी गॉट अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यार मिला, एंड फ्रीडम, और बहुत ज्यादा आजादी मिली, टू डू एनी वर्क इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान कुछ भी वो जो करना चाहती थी, या फिर हर एक चीज करने की उसे आजादी मिली। सीधी बात है, बात समझ में आया? हिंदी में मैंने आपके सामने लिखा, कवित्री कमला दास को अपनी दादी माँ के घर में रहने पे गर्व होता है, क्योंकि उन्हें बचपन में बहुत प्यार और कोई भी काम करने की आजादी मिलती थी। जो मन है बेटा वो तुम काम करो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आजादी उसकी दादी माँ दिया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपके सामने है, व्हाई डज कमला दास से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे? कमला दास क्यों कहती है कि वो अपना रास्ता भटक गई है? कमला दास क्यों कहती है कि वो अपना पहचान खो चुकी है? क्यों कहती है ऐसा? मैंने आंसर आपके सामने लिखा, कमला दास सेज दैट, कमला दास कहती है कि शी हैज लॉस्ट हर वे, कमला दास कहती है कि वो अपनी पहचान खो चुकी है, बिकॉज क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, उसके दादी माँ के डेथ के बाद, उसके दादी माँ के जाने के बाद, द हाउस वेयर शी हैज गॉट सो मच लव, उसके दादी माँ के जाने के बाद, अरे भैया क्या लिखा गया है एक बार फिर से पढ़ो। क्या लिखा है? उसके दादी माँ के जाने के बाद, उसके दादी माँ के मौत के बाद, वेयर सी हैज गॉट सो मच लव एंड अफेक्शन लुक्स स्ट्रेंजर्स टू हर। अच्छा, यहां पे ये बोला गया मेरे भाई कि जिस घर में उसको इतना ज्यादा प्यार मिला, इतना ज्यादा प्यार मिला, स्नेह मिला, बात समझ में आया, वह उन्हें काफी पराया लगता है, अभी पराया लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट कुछ नहीं है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जरा सा मैं बात कर लेता हूं समरी को लेकर के कि मैंने किन किन चीजों पर डिस्कस किया है मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहली बात जरा गौर से सुनना बालक, ओ मेरी जान। सबसे पहली बात, हम लोग जिस चैप्टर को देखे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, उस चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। बात समझ में आया बेटा? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, एक बात और याद रखियो, हम लोगों ने देखा क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे अबाउट पोएट को लेकर के, अबाउट पोएट को लेकर के, यानी कवि के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद अगर बात किया जाए मेरे भाई, तो हम लोगों ने देखा अबाउट पोएम को लेकर के, यानी पोएम के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे के पूरे पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के डिस्कस किए हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के डिस्कस किए हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आया? इतना ही नहीं, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे भाई, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया। बात समझ में आया? और इसके साथ साथ मेरे भाई बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बात समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कमेंट करने की कोशिश की। मेरी जान, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देना चाहता हूं, जरा गौर से देखिएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि सर कमला दास, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ और कमला दास का जन्म कब हुआ था, कमला दास का जन्म कब हुआ था और कमला दास का डेथ कब हुआ था, इस दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना स्टार्ट करो। मुझे भी पता चले कि हाँ, आप बच्चे अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो, पूरे के पूरे क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ किए हो। पता तो चलेगा ना। 20 में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है? बहुत सारे बच्चे कुछ क्लास को देखते हैं कुछ देर तक और इसके बाद निकल जाते हैं। रे भाई रे, तो अपना भविष्य काहे ला चौपट करने पे लगे हुए हो? तुमको नहीं पता है ना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। थोड़ा सा मेहनत कर ले यार, हल्का सा दिमाग लगा ले। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ दिन की खामोशी फिर शोर आएगा। अभी तेरा वक्त आया है पड़ोसी, हमारा दौर आएगा। तो उस पड़ोसी के खोपड़ी में छेद करना है तो सबसे पहले पेपर के खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा, और पेपर के खोपड़ी में छेद तब होगा जब हम लोग अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए और अपने पंकज सर से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए इंग्लिश लैंग्वेज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।